What's up, guys? Welcome to Epitome Classes. My name is Joy Mukherjee. This Express lecture series will focus on two most important exams of 2020, namely BEO, Block Education Officer या खंड शिक्षा अधिकारी, and EPFO. BEO, conducted by UPPCS, is an exam of 400 grade pay conducted in pre and mains format with no interview. On the other hand, EPFO is conducted by UPSC, is also a 400 grade pay job that has only one exam and an interview. Both these exams are excellent job perspectives in terms of time taken in completion of the entire examination process. एग्ज़ाम कंडक्ट होने और आपके प्लेसमेंट लगने तक का जो पूरा समय है वो कंपैरेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी या फिर रेलवे. साथ ही इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनकी मैथ और इंग्लिश वीक है. दोस्तों, इस सीरीज़ का नाम एक्सप्रेस सीरीज़ इसलिए रखा गया है क्योंकि हम इसमें उन सारे इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट के टॉपिक्स को बहुत जल्दी कवर करेंगे, जिनसे हर बार एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है. वन थिंग कैन बी सेड विद अटमोस्ट श्योरिटी कि अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो किया तो हिस्ट्री के सेक्शन से पूछे गए 20 से 25 क्वेश्चन इन दोनों ही एग्जाम में आपको पूरी तरह से कवर्ड मिलेंगे. वीडियो को बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प रखा गया है ताकि आप इससे बार बार प्ले करके रिवाइज कर सकें और अपने लास्ट मिनट रिवीजन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकें. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मॉडर्न इंडिया का एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा से ही स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों का ही फेवरेट रहा है, पीजेंट मूवमेंट या फिर किसान आंदोलन. ये हमारे वीडियो सीरीज का लेक्चर 1 होगा. ये बात है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के बाद की, जब ब्रिटिश रूल ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश हो ही चुका था. पूरा भारत छोटे छोटे इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं कि राज्यों में टूट चुका था और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सारे ही राज्यों पर ब्रिटिश का कंट्रोल था. वो इंडिपेंडेंट या फिर एक्वायर्ड किंगडम्स पर अलग अलग लैंड रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट्स करते थे, कभी परमानेंट सेटलमेंट या कभी महलवारी सिस्टम, कभी रैयतवारी सिस्टम. तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स वो हम लोगों पर करते रहते थे, जिसका सबसे बुरा नतीजा भुगतते थे हमारे किसान. जो सबसे ज़्यादा इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बीच में सबसे बुरा पिसता था वो था हमारा किसान या peasants. They were pushed into extreme poverty and were compelled to die of hunger. These atrocities by Britishers finally led to various uprisings and revolts throughout India. Let's take a look on few of these most prominent revolts. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं, इंडिगो रिवोल्ट. इंडिगो रिवोल्ट दोस्तों, इनको क्रोनोलॉजिकली याद रखने की कोशिश करिएगा. वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखने पर आपको सारे डेट्स रिवोल्ट्स के साथ याद हो जाएंगे. सो सबसे पहला ईयर आता है 1859, जिसमें हमारा सबसे पहला रिवोल्ट हुआ, जो कि था इंडिगो रिवोल्ट. इसको नील विद्रोह भी कहा जाता है. इस रिवोल्ट पर एक बंगाली प्ले लिखा गया है जिसका नाम है नील दर्पण या फिर इंडिगो मिरर, और इसके रचयिता हैं दीनबंधु मित्रा. मतलब ये प्ले जो है वो दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया है. और ये भी एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पीसीएस एग्ज़ाम्स का, जिसमें वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि नील दर्पण नामक प्ले किसके द्वारा लिखा गया है. तो यहाँ हमारा आंसर होगा दीनबंधु मित्रा. इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें. और दिस प्ले वॉज बेस्ड ऑन इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859. तो अब ये इंडिगो रिवोल्ट है क्या, ये समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इंडिगो एक तरीके का क्रॉप है जिससे ब्लू कलर के डाई का निर्माण होता है, नीले रंग का कलर बनाया जाता है. तो इस क्रॉप को पहली बार एक लुइस बोनार्ड नामक फ्रेंच व्यक्ति 1777 में इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं. बाद में ये इंडिगो कल्टीवेशन एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया बिकॉज ऑफ इट्स हाई डिमांड इन यूरोप. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रॉफिट का थोड़ा भी फ़ायदा हमारे किसानों को मिलता होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं. ये सारा का सारा प्रॉफिट रिच इंडिगो प्लांटर्स उठाते थे.
वो हमारे किसानों को बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन देकर फोर्स करते थे अपनी फील्ड में सिर्फ और सिर्फ इंडिगो उगाने के लिए, जो उनसे बहुत ही चीप रेट पर खरीद लिया जाता था, जिससे कि उन्हें कोई भी प्रॉफिट हो ही नहीं पाता था। इस कर्ज को वो अपने जीवन काल में ना चुका पाए तो वो उनकी अगली पीढ़ी पर ट्रांसफर कर दिया जाता था। Thus they were subjected to suppression for generations and forced to remain indebted to these shrewd money lenders. So अब आप खुद सोच के देखिए कि लोगों को एक लोन चुकाने में दिक्कत होती है और वो जनरेशन्स तक लोन भरते रहते थे, लेकिन वो उसे चुका नहीं पाते थे, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग डेट ट्रैप था जो कि क्रिएट किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। So finally, after this long suppression, led to a revolt, which was known as Indigo Revolt of Bengal, and this took place in 1859. तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो है इनके लीडर्स, जो कि थे विष्णु एंड दिगंबर विश्वास, एंड प्लेस जहाँ पर ये हुआ था जो कि था बंगाल। तो चलिए अब इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिवोल्ट पे, जो कि था 1870 का रिवोल्ट, और इसको हम कहते हैं पाबना रिवोल्ट। सिमिलरली पाबना अपराइजिंग भी एक किसान आंदोलन था, लेकिन ये ज़मींदारों के खिलाफ ज़मींदारों के खिलाफ किया गया आंदोलन था। ज़मींदार अपने मन मुताबिक टैक्स या रेंट कलेक्ट करते थे गरीब किसानों से, जो कि कई बार उनके लिए दे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। लेकिन पानी सर से ऊपर तब निकल गया जब 1870 में जूट की फसल बर्बाद हो गई, जूट की फसल में गिरावट देखने को मिली और किसान एक बहुत बड़े फेमाइन से जूझ रहे थे। लेकिन इस बात का कोई फर्क उन जमींदारों को नहीं पड़ा जो अब भी उन किसानों से लगान वसूलना चाहते थे। एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर कंपेल्ड द फार्मर्स टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दीज फ्यूडल लॉर्ड्स, और ये जो वॉइस थी ये एक रिवोल्ट के रूप में सामने आई, जिसे हम पाबना रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। अब जो हमें याद रखना है इसमें वो है इनके लीडर्स, जो थे ईश्वर रॉय, सुबू पाल और खुदी मोल्लाहा। दीज वर द लीडर्स ऑफ दिस पाबना रिवोल्ट which again took place in बंगाल। दोस्तों हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के 3 मेजर सेंटर्स थे, दैट वाज बंगाल प्रोविंस, मद्रास एंड बॉम्बे। सो मेजर अपराइजिंग्स, मेजर रिवोल्ट्स और मेजर सप्रेशन जो हमें देखने को मिलेगा वो हमें इन्हीं 3 प्रोविंसेस में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट रिवोल्ट। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बंगाल के बाद अगला नंबर था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि था महाराष्ट्र। 1875 was the year when Deccan riots took place. Now, Deccan riots were again ब्रिटिशर्स की ऐसी दमन करने वाली नीति हमने पूरे भारत में देखने को मिलती हैं, जिसमें से बंगाल, बॉम्बे और मद्रास उनका मुख्य गढ़ था। महाराष्ट्र में ये जो रिवोल्ट हुआ डेक्कन राइट्स, ये भी उन्हीं दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक आंदोलन था किसानों का। तो उसको हम कहते हैं डेक्कन राइट्स और इसका ईयर है 1875 एंड प्लेस इज महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से ही एक और जगह जिसका नाम था रमोसी, वहाँ से हमें एक आंदोलन देखने को मिला, दैट वाज जस्ट you can say 4 years after this Deccan Riots. Deccan Riots 1875, 1879 में हमें रमौसी मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि हमारा अगला रिवोल्ट है। अगला रिवोल्ट भी महाराष्ट्र से ही है जैसा कि आपने देखा, और ये रमौसी जो है वो सतारा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है महाराष्ट्र के। यहाँ पे याद रखने वाली बात है इनके लीडर का नाम, जो कई बार पिछले PCS एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जो कि हैं वासुदेव बलवंत फाड़के। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट, दैट इज 1913 बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया मूवमेंट जो है वो
हमें देखने को मिलता है राजस्थान के बिजौलिया जागीर से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिजौलिया जागीर क्या है। तो जागीर मुगल सल्तनत में दिए गए ज़मीन के टुकड़े को कहा जाता था। मुगल अक्सर ज़मीन के छोटे टुकड़े ज़मींदारों को दे दिया करते, जिसके बदले में वो ज़मींदार उन मुगल बादशाह को एक रेंट या एक टैक्स पे करता था। ये टैक्स वो उन किसानों से कलेक्ट करता था जिनको वो ज़मीन बदले में देता था खेती करने के लिए। तो now you can understand this vicious cycle that the tax was to be paid to the Mughal emperor by a zamindar, and in return zamindar would be collecting that tax from a poor farmer. So इन सब के बीच में इनका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही है कि वो थोड़े से पैसे अपने लिए रख के बाकी एज अ रेवेन्यू मुग़ल बादशाह को पे कर दिया करते थे। तो इसी को हम जागीर कहते हैं। आपने वो स्लैंग भी सुना होगा कि किसी के बाप की जागीर है क्या। तो जागीर इज़ बेसिकली दैट पीस ऑफ लैंड विच वॉज गिवन बाय मुगल्स। ये एक मुगल ट्रेडिशन है। तो अक्सर ज़मींदार ज़्यादा प्रॉफिट के लिए एक्सेसिव टैक्स चार्ज करते थे उन किसानों से जो उनके जागीर पर खेती कर रहे हैं। इसी के खिलाफ हमें यहाँ पर एक आंदोलन देखने को मिलता है जिसे हम जानते हैं बिजौलिया मूवमेंट, और ये हुआ राजस्थान। यहाँ पर भी हमें जो याद रखने वाली बात है वो है इनके लीडर्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीताराम दास एंड विजय पथिक सिंह। सीताराम दास एंड विजय पथिक सिंह। प्लेस वॉज राजस्थान। ठीक है, तो अब जो अगला रिवोल्ट है वो है 1917। 1917 का चंपारण मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है जिसकी अब हम बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, और वो भी इसलिए क्योंकि दिस मूवमेंट वाज लेड बाय महात्मा गांधी हिमसेल्फ। और तो और चंपारण को फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का भी यहाँ से ध्यान रखिएगा बिकॉज ये कई बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ इंडिया इज दिस चंपारण सत्याग्रह। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, और यहाँ पर भी मुद्दा इंडिगो प्लांटर्स का ही था जो कि फोर्स करते थे फार्मर्स को इंडिगो ग्रो करने के लिए एट वेरी लो और नो पेमेंट एट ऑल। तो चंपारण एक परफेक्ट स्टेज बना जहाँ गांधी जी के लिए, जहाँ पर वो सत्याग्रह नामक अहिंसक हथियार को आजमा सके। सो सत्याग्रह वॉज फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस्ड इन चंपारण, यू कैन से। और अब ये सत्याग्रह में एक बहुत ख़ास बात थी कि ये जो तरीका था सत्याग्रह का, ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इन दोनों के बीच का रास्ता था। एक तरफ मॉडरेट्स जिनको पूर्ण स्वराज में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, वो ब्रिटिश रूल को पार्शली एक्सेप्ट करने को तैयार थे। तो वहीं बंगाल के एक्सट्रीमिस्ट जो पूरी तरह से ब्रिटिश को उखाड़ फेंकना चाहते थे एट एनी कॉस्ट। इन दोनों ही वर्ग के विचारधारा के बीच का रास्ता जो था वो था गांधी जी का सत्याग्रह, जो पहली बार उन्होंने चंपारण में यूज़ किया, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए आगे चल के सबसे खतरनाक हथियार बनने वाला था। चंपारण के बाद जल्द ही गांधी जी को इस सत्याग्रह को दोबारा आजमाने का मौका मिला। बस इस बार जो जगह थी वो थोड़ी अलग थी। इस बार ये हो रहा था खेड़ में। खेड़ इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। ये सत्याग्रह आंदोलन खास इसलिए भी था क्योंकि इस बार गांधी जी के साथ एक और भारत देश के बहुत बड़े महानायक उनका साथ देने वाले थे, जिनका नाम है वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, मैंने यहाँ उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहकर नहीं बुलाया बिकॉज यहाँ पर अभी तक उनको सरदार की उपाधि नहीं मिली थी। ये सरदार की उपाधि उनको आगे मिलती है। ये भी हम लोग देखेंगे कि आगे किस आंदोलन के बाद से उन्हें सरदार का टाइटल दे दिया जाता है। तो देखने के लिए हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिए।
और वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप इस एक्सप्रेस सीरीज़ से जुड़े रह सकें और इसका मैक्सिमम लाभ उठा सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किस आंदोलन, किस मूवमेंट के बाद से मिला, तो अभी वो कुछ ही देर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो साल 1918 का ही था। यूपी में एक यूपी किसान सभा नाम के ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्स भी बहुत ही सिमिलर थे। ये वही बात कर रहे थे जो बाकी इंडिया में बात चल रही थी। जो ब्रिटिश सप्रेशन था किसानों का, उसके अगेंस्ट एक इंडिया की कंसोलिडेटेड वॉइस हम इसे कह सकते हैं। ओके, सो ये एक पीजेंट अपोजिशन था जो फार्मर्स के द्वारा ही बनाया गया था और ब्रिटिश सप्रेशन के अगेंस्ट था। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे इनके लीडर्स का नाम, जो कि थे गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी। प्लेस वॉज यूपी। अब जो अगला साल था वो था 1920 का। 1920 में अवध किसान सभा, एक और किसान ऑर्गेनाइजेशन, a union of people you can say, was organized in Lucknow. This time the leader was Baba Ramchand. Perspective and objectives of this organization was exactly similar to all other different movements which was arising throughout the length and breadth of country. Okay, so this was in 1920. Now the next year is 1921. 1921 there were two important movements taking place in two different corners of the country. One was Mopla, that was taking place in Kerala. Leaders of this Mopla movement was Sayyid Ali and Saeed Fazal. They were the leaders, they were the prominent leaders. Remember the name. It started as a resistance against the colonial British rule, but unfortunately it ended as a communal riot between Hindus and Muslims. So this was the fate of Mopla movement that happened in 1921. Okay, so in 1921, in another corner of the country, that is the northern part of the country, a very prominent movement, that was Eka movement, was taking place. हमें यहाँ पे याद रखना है इनके लीडर का नाम, जो कि थे मदारी पासी। सो एका मूवमेंट को यूनिटी मूवमेंट भी कहा जाता है। ये एक किसान आंदोलन था जो कि यूपी के हरदोई, बहराइच और सीतापुर ज़िले में शुरू हुआ था। ये नाम याद रखिएगा, ये बीईओ के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सो हरदोई, बहराइच एंड सीतापुर आर द थ्री प्रोमिनेंट प्लेस जहाँ से इस एका मूवमेंट या यूनिटी मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये एक पार्ट था गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का लोकल लेवल पे, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, इसकी एक खास बात ये थी कि इसमें एक रिलीजियस रिचुअल था, जिसमें इनकी जब मीटिंग्स होती थी उसमें ज़मीन पे एक होल किया जाता था जिसे पानी से भर दिया जाता था। इट वॉज सिम्बॉलिक टू रिवर गंगा। नाउ इन फ्रंट ऑफ दिस रिवर गंगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, उनको एक शपथ दिलाई जाती थी पंडित के द्वारा, और उन शपथ में उनकी शपथ थी, उनके जो क्लॉज थे, उनमें जो इम्पोर्टेंट क्लॉज थे वो यही थे कि वो सिर्फ जो जायज़ किराया है वही देंगे, ज़्यादा किराया नहीं भरेंगे। ठीक है, किसी क्रिमिनल की हेल्प नहीं करेंगे, पंचायत के डिसीजंस का पालन करेंगे, बिना रिसिप्ट रेवेन्यू पे नहीं करेंगे। आप देखिए कितना एडवांस थॉट प्रोसेस है कि वो मतलब उनको जो वो दिलाई जा रही है, जो उनको शपथ दिलाई जा रही है, उसके टर्म्स देखिए आप कि वो बिना रिसिप्ट रेवेन्यू पे नहीं करेंगे और हमेशा एकजुट रहेंगे। अच्छा, इसकी खास बात ये भी थी कि इसमें किसानों के साथ साथ ज़मींदार भी शामिल थे और वो भी किसानों के साथ थे। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इनको सपोर्ट भी मिला हुआ था नेशनलिस्ट लीडर का, ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी। लेकिन प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब इनके एक न्यूली इलेक्टेड लीडर, जो कि नाम हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मदारी पासी जो थे, वो इस मूवमेंट के लीडर बने।
उनके लीडर बनने के बाद एसोसिएशन ने वॉयलेंट तरीके आजमाने से भी परहेज नहीं करा। वो एट टाइम्स वॉयलेंस को भी अडॉप्ट करने लगे, जो कि गांधी जी के प्रिंसिपल के एकदम खिलाफ था। तो धीरे धीरे करके उनका जो नेशनलिस्ट सपोर्ट था वो कम होता गया और फाइनली ख़त्म होता गया। उनका जो लिंक था नेशनलिस्ट लीडर्स के साथ, जो बड़े बड़े लीडर्स के साथ, वो टूट गया बिकॉज ऑफ दीज वायलेंट अप्रोचेस अडॉप्टेड बाय द एसोसिएशन। ठीक है, तो एका मूवमेंट के बाद जो नेक्स्ट है वो मूवमेंट है जिसकी बात मैं थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था, दैट इज़ बरदौली और बोरसाद मूवमेंट। ईयर वॉज 1928। अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, और इसके जो एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे वो थे सरदार पटेल। इसी मूवमेंट के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया था। अगेन रीजंस फॉर दिस मूवमेंट, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसने एकदम से 30% टैक्स बढ़ा दिए थे, जो कि फार्मर्स दे पाने में असमर्थ थे। तो उन्होंने एक एसोसिएशन बना के एक मूवमेंट, एक आंदोलन शुरू किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसके लीडर सरदार पटेल रहे और जगह थी गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट ईयर इज 1931 एंड again this is also a very prominent question in various गवर्नमेंट एग्जाम्स, जहाँ पर भी हिस्ट्री पूछी जाती है। फॉरेस्ट सत्याग्रह, ईयर कई बार पूछा गया है, 1931, और इसके जो लीडर्स हैं वो आपको याद रखने हैं, NV रामानायडू और NG रांगा, और ये जो प्लेस है जहाँ से ये शुरू हुआ दैट इज़ केरला। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, 1936 ऑल इंडिया किसान सभा। अगेन अ वेरी repeated question you can say, ऑल इंडिया किसान सभा। सबसे पहले इसके फाउंडर या इसके लीडर कौन थे? तो इसके लीडर थे सहजानंद सरस्वती, और ये शुरू हुआ लखनऊ में। ईयर था 1936। सहजानंद सरस्वती। ओके, नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब ईयर है 1946 और मूवमेंट है तेभागा। तेभागा मूवमेंट वॉज अगेन द प्लेस वेयर इट टुक प्लेस वॉज बंगाल। मैंने आपको पहले ही बताया, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि यही गढ़ है सारे मूवमेंट, सारे आंदोलन का, बिकॉज यहीं पे जो ब्रिटिश प्रोमिनेंस था वो सबसे ज़्यादा था। आप कह सकते हैं कि ये 3 हेडक्वार्टर्स थे ब्रिटिशर्स के इंडिया में। तो तेभागा मूवमेंट अगेन इन बंगाल। लीडर्स का नाम इम्पॉर्टेंट है, कंपारन सिंह और नियामत अली। कंपारन सिंह एंड नियामत अली। ओके, सेम ईयर 1946। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1946 में 3 कंजिक्यूटिव मूवमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इनको याद रखना भी आसान होगा बिकॉज द ईयर इज सेम। Only one year you need to remember, that is 1946, and then you can correlate all these 3 movements with that year itself. Okay, so जो next है 1946 में जो हुआ वो था हमारा पुनप्रा वेल्लर। पुनप्रा वेल्लर, please forgive me if I am pronouncing it wrong. It's a South Indian name and place was Kerala. And the last was again in 1946 Telangana, as we all know, one of these states today. So now leader was Kumarayya and Sundarayya. Kumarayya and Sundarayya was leader of this Telangana movement, and obviously the place is Andhra Pradesh. Okay, so these were the most important peasant movements that had been asked throughout the history of state PCS exams and UPSC. So now we have few very important MCQs जो आप पहले इस वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप बाद में इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं MCQs। सो फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर? तेभागा मूवमेंट लखनऊ, बरदोली सत्याग्रह गुजरात, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस लखनऊ, एका मूवमेंट मदारी पासी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा
Yes, A. That is तेभागा मूवमेंट एंड लखनऊ इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा जो तेभागा मूवमेंट था डेट वाज रिलेटेड टू बंगाल एंड नॉट लखनऊ. सो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है. आइए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. बरदौली सत्याग्रह गुजरात इज एब्सोल्युटली करेक्ट और इसके लीडर थे सरदार पटेल, जो हमने अभी अभी देखा. अच्छा दोस्तों, सरदार पटेल से एक करंट अफेयर का भी पोर्शन है जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ. स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप सबने सुना ही होगा. तो रिसेंटली में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने एक लिस्ट जारी की है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की. तो इस 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में स्टैचू ऑफ यूनिटी को इंक्लूड कर लिया गया है. तो ये एक करंट का टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था. चलिए आइए देखते हैं और ऑप्शंस. ऑल इंडिया किसान कांग्रेस इज लखनऊ, एब्सोल्युटली करेक्ट. एका मूवमेंट, यस, द लीडर वाज मदारी पासी. अभी हमने इसको डिस्कस किया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विद रेफरेंस टू पीजेंट मूवमेंट एंड देयर लीडर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. पागलपंथी, करमशाह, मोपला अपराइजिंग, टीपू, रमौसी अपराइजिंग, वासुदेव बलवंत फाड़के एंड इंडिगो रिवोल्ट, विष्णु विश्वास. तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है. तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो चलिए, अटेम्प्ट आपने कर लिया होगा. तो इसका सही आंसर है जो कि करेक्टली मैच नहीं है, वो है हमारा मोपला अपराइजिंग. अभी हमने डिस्कस किया मोपला अपराइजिंग. इसके जो लीडर्स थे वो कौन थे? मोपला अपराइजिंग के लीडर्स हाँ दोस्तों, तो मोपला अपराइजिंग टीपू ये गलत ऑप्शन है. पागलपंथी करमशाह इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट. ओके, सो पागलपंथी करमशाह इज एब्सोल्युटली करेक्ट. मोपला अपराइजिंग टीपू इज रॉन्ग. रमौसी अपराइजिंग हमने देखा था महाराष्ट्र में ये हुआ था और इसके लीडर थे वासुदेव बलवंत फाड़के. इंडिगो रिवोल्ट, yes, it was the first revolt which took place in 1859 और इसके लीडर्स जो थे वो हमारे थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास. तो ये सारे ही ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड है. द ओनली ऑप्शन दैट इज नॉट करेक्टली मैच्ड इज मोपला अपराइजिंग. मोपला अपराइजिंग, चलिए मोपला अपराइजिंग भी देख लेते हैं. तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मोपला अपराइजिंग के लीडर्स थे सैयद अली और सईद फजल. सैयद अली एंड सईद फजल, ना कि टीपू सुल्तान. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाता है. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड इंडिगो रिवोल्ट टुक प्लेस. तो फिर से ये क्वेश्चन है इंडिगो रिवोल्ट पे. मैंने आपको बताया था ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का. तो इंडिगो रिवोल्ट सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंडिगो रिवोल्ट ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो हुआ था बंगाल में. सो द करेक्ट आंसर विल बी बंगाल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following movement वल्लभ भाई पटेल was given the title of सरदार. तो इसको अभी हमने वीडियो में डिस्कस किया है. वो मूवमेंट है बरदौली सत्याग्रह. बरदौली सत्याग्रह जब बॉम्बे प्रोविंस ने 30% टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे, उसके अगेंस्ट जो पीजेंट्स की अपराइजिंग थी और जिसके लीडर वल्लभ भाई पटेल थे, उनको इस आंदोलन के बाद सरदार की उपाधि दे दी गई थी. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों जो कि बहुत ही रिपीटेड और बहुत इम्पॉर्टेंट है बोथ BEO एंड EPO पर्सपेक्टिव से. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बी ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सीरीज़. सो ये पूरी एक सीरीज़ है जिसको अगर आप ख़त्म कर लेंगे रिलीजियसली, सो दिस कैन बी अश्योर्ड कि आप एक भी क्वेश्चन वहाँ पर गलत करके नहीं आएंगे इन दोनों ही एग्ज़ाम के लिए, वेदर वी टॉक अबाउट BEO और वी टॉक अबाउट EPFO. ओके, सो गाइस,
Take care. Bye bye.